आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ज्योमेट्री एंड रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं अपन। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लेते हैं क्या क्या ज्योमेट्री में कैसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे रोटेशन होता है। तो बेसिकली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 Z2 जिनके बीच का एंगल थीटा है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, कुछ इसका होगा कुछ इसका होगा। तो ये जो PQ को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है वो रिप्रेजेंट किया था मॉडुलस ऑफ Z2 - Z1। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ Z2 - Z1 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मॉडुलस ऑफ Z2 - Z1 रिप्रेजेंट करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास रोटेशन का, कि अगर हमें Z2 चाहिए Z1 से, देखिए हमने रोटेशन दिखा रखा आपको थीटा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो Z2 अपॉन Z1 मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिससे चाहिए, तो Z2 चाहिए Z1 से चाहिए, तो Z2 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड इनटू e की पावर आइटा थीटा, ठीक है। अगर हम रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज कर रहे होते तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और रोटेशन को क्लॉकवाइज कर रहे होते तो एंगल नेगेटिव लेते हैं। सिंपल सी कहानी है। तो जो चाहिए जिससे चाहिए, जो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, जिससे चाहिए उसका मैग्नीट्यूड इनटू e की पावर आइटा, जितना एंगल पे चाहिए, थीटा एंगल पे चाहिए थीटा चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर दो मॉडुलस अगर इक्वल हैं, तो बेसिकली दो मॉडुलस अगर इक्वल होते हैं तो जो Z का लोकस आता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला। Z1 Z2 को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होगी उसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। फिर बात आती है स्ट्रेट लाइंस की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके की हम चीजों को पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली चीज तो होती है आर्गुमेंट ऑफ Z - Z0 इक्वल टू थीटा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू थीटा का मतलब है कि ओरिजिन से कोई लाइन ज्वाइन करो और जितना आर्गुमेंट बनाए। तो यहाँ पे वो ओरिजिन शिफ्टिंग का कांसेप्ट लगा के मैंने Z0 पॉइंट ले लिया, देखो फोटो में दिखा रखा है, ये Z0 और ये लाइन जा रही है कितने एंगल पे, थीटा, किस डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर थीटा नेगेटिव होता तो क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर Z1 Z2 को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है दो पॉइंट को, तो उसकी लाइन की क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। एक तो डिटरमिनेंट फॉर्मेट होता है Z Z बार 1 Z1 Z1 बार 1 Z2 Z2 बार 1 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, या फिर उसी को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख देते हैं 1:t का रेशियो इंटरप्रेट करके t टाइम्स ऑफ Z1 + 1 - t टाइम्स ऑफ Z2। जनरल फॉर्म में लाइन का फॉर्मेट क्या होता है, जो यूजुअली हमें आना चाहिए, वो होता है अल्फा बार Z + अल्फा बार Z + बीटा 0, जहां पे अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा एक रियल नंबर है। इस लाइन का स्लोप क्या होता है, वो होता है माइनस का अल्फा बार बाई अल्फा, माइनस का अल्फा बार बाई अल्फा, ये स्लोप होता है माइनस का अल्फा बार बाई अल्फा, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन की बात करते हैं। अगर एक लाइन हमें दे रखी है और हमें इसके स्लोप की बात करनी है, तो Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है ये डिफाइंड क्वांटिटी है, मस्ट रिमेंबर, इसका डेरिवेशन नहीं करते अपन, डिफाइंड है Z2 - Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, मस्ट रिमेंबर। दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है, जैसे 2D में हम लोग पढ़ते हैं, दो लाइनें परपेंडिकुलर, स्लोप का प्रोडक्ट -1। यहाँ पे आपको अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर दे रखी हैं तो जो उनके स्लोप का सम होगा वो क्या होगा, 0, क्या होगा 0। ऐसे अगर दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, तो उनके जो स्लोप्स होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। जैसे हम लोग 3D में पढ़ता है, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में बात करने जा रहे हैं। एक पॉइंट दे रखा है, लाइन की इक्वेशन है अल्फा बार Z + बीटा इक्वल्स टू 0, और इस लाइन पे किसी पॉइंट से अगर Z1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो सिंपल सा फंडा होता है, कुछ नहीं करना है आपको, इस Z1 को Z से रिप्लेस करिए और जो Z का कोफिशिएंट है उसके मैग्नीट्यूड के 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो हम लोग सर्किल की बात करने स्टार्ट करें। सर्किल का डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सिंपल सा फंडा होता है कि किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो Z - Z0 का मॉडुलस इक्वल्स टू R। Z0 इज नोन एज द सेंटर एंड R इज नोन एज द रेडियस, जो कि मैंने फोटो में आपको दिखा रखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था मॉडुलस ये जनरल अपना रिप्रेजेंटेशन होता है, मॉडुलस ऑफ Z - Z0 इज इक्वल्स टू R इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किल। खैर आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है कि इससे जनरल इक्वेशन कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जैसे हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर लगाने के बाद कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जनरल इक्वेशन में सर्किल आ जाएगी, जो ये होती है, करेक्ट है। ये हमारी केस ऑफ द सर्किल हो गया, सेंटर पता है, रेडियस पता है, ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। जैसी लाइन की इक्वेशन होती है सेम, उसमें बस Z बार आगे और ऐड कर दीजिए, सर्किल इक्वेशन बन जाती है। बट लाइन में अल्फा बीटा कुछ और होते हैं, सर्किल में अल्फा बीटा कुछ और होते हैं, दैट इज यू विल नॉट बी कंपेयर दीज टू रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो सर्किल दे रखा है
इसका सेंटर होता है माइनस अल्फा, इसका सर्किल का सेंटर होता है माइनस अल्फा, सर्किल की रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा क्या है, एक रियल नंबर। तो आप इसको याद कर लेना, कई बार डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिलने के लिए हेल्प कर देता है। एक चीज और याद रखना, जब भी हम सर्किल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, सेंटर और रेडियस। तो मस्ट बी रिमेंबर, जैसे हम लोग बोलते हैं 2D में कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल्स वी विल गिव द सेंटर माइनस g माइनस f, कब, जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 हो। सेम मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि z बार का कोएफिशिएंट 1 होगा, नहीं होता तो हम डिवाइड करके सेंटर और रेडियस की बात करते हैं। ऐसे फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, सेंटर और रेडियस की कोऑर्डिनेट भी। फिर आता है कि जब 3 पॉइंट से सर्किल पास करता है तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में। 2D में जो फंडा पड़ा होता है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीजें होती है, बट यहाँ पे वहां पे तो हम लोग दूसरी तरीके से कैलकुलेट करते हैं सर्किल। यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमने Z1 Z2 एक कॉर्ड ले ली, फिक्स कॉर्ड ले ली, इस तरीके से Z1 Z2 एक फिक्स कॉर्ड मैंने ले लिया। अब Z1 Z2 कॉर्ड के रिस्पेक्ट में सेम सेगमेंट पे दो एंगल बनेंगे थीटा थीटा। रोटेशन का बेसिक कांसेप्ट लगा के आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। हम कैसे लिखते हैं, कैसे याद रखते हैं वो सुनना। दो को फिक्स करो, तो जो दो फिक्स किया उसको Z से सबट्रैक्ट करो, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके उल्टे से, तो Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1, और इन दोनों का प्रोडक्ट प्योर रियल होना चाहिए। तो ये सर्किल की इक्वेशन दे देती है। एक और फॉर्मेट होता है कि अगर किसी आर्गुमेंट Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 थीटा के बराबर होता है तो भी लोकस सर्किल आता है। कैसे आता है वो सामने बना रखा फिर से मैंने, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z1 है। Z माइनस Z2 चाहिए Z माइनस Z1 से कितने एंगल पे चाहिए, थीटा। तो लिखा Z माइनस Z2 चाहिए ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाले से चाहिए Z माइनस Z1 से, ऊपर वाला चाहिए नीचे वाले से चाहिए Z माइनस Z1 से। करेक्ट है। अब तो थीटा ये आर्क ऑफ अ सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। पूरा सर्किल बनाने के लिए हम लोग, अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो सेमी सर्किल बन जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। प्लस π/2 हो तो ऊपर वाला सर्किल, माइनस π/2 तो नीचे वाला सर्किल, डिपेंड करता है। थीटा π/2 से बड़ा है, तो अगर ये एंगल 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है माइनर आर्क बनेगा, और अगर ये एंगल 90 से छोटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है मेजर आर्क बनेगा। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्किल का। नेक्स्ट सर्किल के इक्वेशन का फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल की किस फॉर्म में, इन डायमेट्रिकल फॉर्म। मतलब कि हमें डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स पता है Z1 और Z2, और सर्किल पे एक पॉइंट ले लिया Z। तो अगर हम इसको देख रहे हैं लेंथ से, तो ये Z माइनस Z2 लिखा है, ये Z माइनस Z1 लिखा है, ये Z1 माइनस Z2 लिखा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप प्योर रोटेशन लगाएंगे तो 90 डिग्री का रोटेशन दे रखा है, उसका यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 k के बराबर अगर दे रखा और k 1 नहीं है तो Z का लोकस हमेशा सर्किल आता है, और k अगर 1 है तो Z का लोकस स्ट्रेट लाइन आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो भी थोड़ी देर पहले बात करी थी। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय Z1 Z2 Z3 की बात कर रहा है वो। तीन ट्रायंगल अगर है Z1, 3 पॉइंट्स है Z1 Z2 Z3, ऐसे हम लोग 2D में बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला में याद रहता है, डिटरमिनेंट फॉर्मूला में। ऐसी कॉम्प्लेक्स में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं यूजिंग Z1 Z2 Z3, तो फॉर्मेट आता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 आइटा मॉडुलस ऑफ Z1 Z1 बार 1 Z2 Z2 बार 1 Z3 Z3 बार 1। अब ये अपन ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखी थी, तो उसमें जो Z था बस उसको आप Z1 से रिप्लेस कर दीजिए, Z3 से रिप्लेस कर दीजिए, बाहर 1/4 आइटा बैठा दीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जनरल लोकस देखते हैं। आगे देखते हैं, इफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1, अपन कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं, जनरल लोकस की बात कर रहे हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला की। तो अगर मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 बड़ा हो Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड से, तो लोकस ऑफ Z से आपको पता है कि दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा होता है तो पॉइंट हमेशा एलिप्स पे बैठा होता है, और वो दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फोकाई। ऐसे दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर तीसरी साइड, तीसरे दोनों के बीच के डिस्टेंस से कम है तो लोकस एक हाइपरबोला होता है, और जो उसकी फोकाई होते हैं वो होते हैं Z1 एंड Z2। पैराबोला में पता है फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर बराबर है तो मैं बोलता हूँ लोकस हमेशा पैराबोला होता है। तो Z0 एक फिक्स पॉइंट है जिससे Z का डिस्टेंस, और एक फिक्स लाइन थी अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस बीटा से डिस्टेंस, वो दोनों डिस्टेंसेस को बराबर कर दिया मैंने। तो यहाँ से लोकस ऑफ Z आ गया पैराबोला। जो फिक्स पॉइंट होगा वो फोकस कहलाएगा, जो फिक्स लाइन होगी वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। एक ही पॉइंट आता है लॉग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर लॉग की बात करिए तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो मान लीजिए Z था r e की पावर आइटा थीटा, दोनों साइड log ले लो, तो ln z इज इक्वल टू ln r प्लस e की पावर आइटा थीटा में log लोगे तो आइटा थीटा आ जाएगा। ये ln z प्लस ln r इज इक्वल टू आइटा थीटा की जगह पे एम्पलीट्यूड। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि log z क्या होता है, ln r प्लस आइटा एम्पलीट्यूड ऑफ z।
अब हम लोग जितना ज्योमेट्री में हमने कवर कर रखा है उस पे कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अपन ने थ्योरी में कवर किया था, आइए अब कुछ इलस्ट्रेशन के थ्रू उन क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन जेईई मेंस के होंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई सारे क्वेश्चन मैं जेईई मेंस के ले रहा हूँ जो भी प्रीवियस ईयर में आए होंगे या साल जनवरी में आए होंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरीके से ऑनलाइन में क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कि पहला क्वेश्चन जेईई मेंस का है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड जेड 1 से छोटा है और डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ जेड दिया है, प्रूफ करना है 5 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू लेस ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि हमें बेसिकली रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू के बारे में बात करनी है, मतलब हमें डब्ल्यू चाहिए। ठीक है, और जेड दे रखा है, डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड दिया, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। जैसे मैं 14 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं यहां से जेड इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू निकाल देता हूं, तो 5w माइनस का 5wz क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3z। यहां से मेरे पास z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5w माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5w। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मॉडुलस ऑफ z 1 से छोटा दे रखा है, तो मैंने मॉडुलस ले लिया दोनों साइड, जैसा कि उसने बोला था 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5w माइनस 5 लेस देन मॉडुलस ऑफ 5w प्लस 3। शानदार बात, w को 5 से डिवाइड कर दिया तो w माइनस 1 शुड बी लेस देन w प्लस 3 बाई 5। अरे भाई ये कुछ जाना पहचाना चला लग गया, दिखा w माइनस 1 लेस देन w प्लस 3 बाई 5। तो ये तो कुछ अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती तो मैं बात करता कुछ एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 3/5 है, माइनस 3/5 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, तो जो W होना चाहिए अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो W कुछ इससे बैठा होता है, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसका। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। लेकिन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि W का 1 से डिस्टेंस कम होना चाहिए एज कंपेयर टू W का माइनस 3/5 से डिस्टेंस। क्लियर? तो यानी कि जितने भी W होंगे वो इस पोर्शन में लाई कर रहा होगा। करेक्ट है? ये हमारी रियल एक्सिस है, ध्यान रखना। ये सारे W को रिप्रेजेंट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए जो W को रिप्रेजेंट करोगे। W इस पे बैठा होगा कहीं इसके इस साइड पे, सॉरी। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, 1 और माइनस 3/5 का मिड पॉइंट हुआ 2/5। अब जो ये 2/5 है, सॉरी 1/5, ठीक है ना, 1/5 बाई 2 की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा W होगा उसका रियल पार्ट हमेशा 1/5 से क्या होगा, बड़ा। तो रियल पार्ट ऑफ W मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, 1/5। क्या हमें यही प्रूफ करना था बेटा? रियल पार्ट ऑफ W मस्ट बी ग्रेटर देन 1/5। रियल पार्ट ऑफ W मस्ट बी ग्रेटर देन 1/5। क्लियर? एक सिंपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंसेप्ट का एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड z इज इक्वल टू आयटा की पावर आयटा। देखिए आयटा की पावर आयटा, पावर फॉर्म को देखते हैं हमें सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए, लॉग। पावर मतलब लॉग, तो दोनों साइड कुछ नहीं करना, लॉग ले लीजिए आप। तो ln z जैसे आप लिखेंगे बन जाएगा आयटा टाइम्स ऑफ ln आयटा। मेरे प्यारे बच्चों आयटा को तो आयटा रहने दो, ln आयटा को हम लोग पूरा फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ln e की पावर आयटा π/2। शानदार बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैनिपुलेट किया तो आयटा आ गया, ln गायब हो गया, आयटा बन गया, π/2 आ गया, यानी अल्टीमेटली बन गया माइनस का π/2। तो यहां से हमारा ln z इज इक्वल टू आ गया माइनस का π/2। हमें सॉल्व z करना है, फाइंड z इज इक्वल टू आयटा की पावर आयटा। तो z इज इक्वल टू आयटा की पावर आयटा क्या है ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा e की पावर, ln को हटाया यहां से, e की पावर माइनस का π/2, यानी हमारा जो आयटा की पावर आयटा था वो क्या है, वो बेसिकली है e की पावर माइनस π/2। मैं ऑप्शंस नहीं दे पा रहा हूं बेटा, टाइम की शॉर्टेज की वजह से, आपको पता है अच्छे से। मैं सीधे वही ऑप्शन उठा रहा हूं जो उसने दे रखा था। तो उसने पूछा था कि आयटा की पावर आयटा कैन बी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंने z मान करके z की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी विद द एप्लीकेशन ऑफ लॉग। क्लियर? कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
If z is equal to alpha plus iota upon alpha minus iota and alpha belongs to find the locus of z. z का locus बताना है। अब locus को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आइए समझते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना बेटा कैलकुलेशन के तरीके को। ये भी शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अल्फा प्लस आइटा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बिल्कुल होगा, और अल्फा माइनस आइटा उसका कॉन्जुगेट होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लिया मैंने ऊपर लिखा था r इंटू ई की पावर आइटा थीटा, तो नीचे हो गया r इंटू ई की पावर माइनस आइटा थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने लिख दिया x प्लस आइटा वाई, क्योंकि मुझे लोकस की बात करनी थी। ये बन गया e की पावर आइटा 2 थीटा, करेक्ट है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा cos 2 थीटा और y इक्वल्स टू आ जाएगा sin 2 थीटा। थीटा को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा इन दोनों से, तो व्हाट इज द लोकस? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। इसको मैं इसी स्टेप में भी देख सकता था कि अगर मैं यहाँ से इसका मॉडुलस ले लेता तो मॉडुलस 1 आ जाता। मॉडुलस z इज इक्वल्स टू 1, मतलब z का लोकस सर्कल। मॉडुलस z अगर 1 के बराबर है तो लोकस z इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस 1। क्लियर? चलिए, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्या लग रहा है इसको देख के खतरा? बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम इंटेलिजेंट हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, अरे हैं, बिल्कुल हैं। पीठ थपथपाइएगा। क्वेश्चन अगर आप हमसे आगे चल रहे हैं, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं और आप सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत शानदार बात है। जल्दी जल्दी करिए, स्पीड बढ़ाइए। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी आपकी थॉट प्रोसेस स्मार्ट होगी। क्लियर? चलिए, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। मॉडुलस ऑफ z माइनस आइटा, ये भी शायद ये मेंस का क्वेश्चन है। इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 1, फाइंड द लोकस ऑफ z। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं फोटो खींच रहा हूं सीधे। z माइनस आइटा मतलब आइटा से डिस्टेंस, करेक्ट है। z माइनस 1 मतलब 1 से डिस्टेंस, करेक्ट है। तो ये वो लाइन सेगमेंट आ गया, करेक्ट है। उसने बोला है z एक ऐसा पॉइंट है जिसका आइटा से डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस बराबर हो, तो कॉमन सी बात नहीं कह रहा कि वो इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो z जो बैठा होगा वो इस लाइन पे बैठा होगा, जो कि बेसिकली किसका काम कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन वेयरिंग दिस एंड दिस। कौन सी लाइन होगी ये? y इक्वल्स टू x। व्हाट इज द लोकस ऑफ z? लोकस ऑफ z इज नथिंग एल्स, सिंपल सी चीज, क्या? y इक्वल्स टू x। क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। कौन दे रहा है इसको? सहारा। हो गया होगा कई लोगों का। उसे बोला मॉडुलस ऑफ z1 9 पे बराबर है, मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4 आइटा 4 के बराबर है। मिनिमम वैल्यू बताओ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 की। बेटा ये जो लिखा हुआ ना मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 9, ये एक बात इंडिकेट कर रहा है कि मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल्स टू 9 एक बात इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसे सर्कल पे बैठा हुआ है जिसका सेंटर 0 0 है और जो रेडियस है वो 9 है, ठीक है। मान लो मैं इसको C1 और R1 लिख देता हूं, ठीक। फिर ऐसे लिखा हुआ आपके पास मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4 आइटा इक्वल्स टू 4। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि z2 कॉम्प्लेक्स नंबर z2, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 आपका एक सेंटर पे एक ऐसे सर्कल पे बैठा हुआ है जिसका सेंटर है 3,4 और जिसकी रेडियस है 4। क्लियर? तो z1 एक सर्कल में बैठा हुआ है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 9। z2 एक सर्कल में बैठा हुआ है जिसका सेंटर 3,4 रेडियस 4। अब उसने बोला इन दोनों, तो नहीं कहा जरा दोनों सर्कल के सेंटर्स दिख रहे हैं, डिस्टेंस आएगा सेंटर्स के बीच का 5, रेडियस का डिफरेंस, यानी जो C1 C2 है बेटा वो R1 माइनस R2 के बराबर है। यानी कि पिक्चर ये हो गई कि दोनों सर्कल एक दूसरे के क्या हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली। पहले वाले पे बैठा हुआ मॉड z1 इज इक्वल टू 9 बाहर वाला सर्कल, दूसरे वाले पे बैठा हुआ ये वाला सर्कल। उससे बोला है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 की मैक्स मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू बताओ, बताइए भाई। एक पॉइंट इस छोटे वाले सर्कल, मान लो मैं इसको ऑरेंज कलर का कर देता हूं, तो इस ऑरेंज वाले सर्कल पे एक पॉइंट मूव कर रहा है और एक पॉइंट इस सफेद वाले सर्कल पे मूव कर रहा है। तो बताइए इन दोनों का डिस्टेंस सबसे कम कब होगा? जब ये दोनों यहाँ बैठे हों। वो डिस्टेंस कितना होगा? 0। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता, लेट अस अज्यूम एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 मैक्सिमम, तो जब आपसे मैक्सिमम की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि z1 यहाँ होगा, सेंटर के लॉन्ग लाइन जाएगी, तो z1 यहाँ हो और z1 यहाँ हो और z2 यहाँ हो, तो ही ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, which is nothing else the radius of what, the diameter of what, the bigger circle, that will become out to be 18. Clear? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19।
क्या कह रहा है 19th क्वेश्चन, कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1/2z प्लस आइटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द लोकस ऑफ z। z का लोकस बताना है और ये कंडीशन दे रखी है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो z माइनस 1 का मतलब मान लो मैं x प्लस आइटा y मान ले रहा हूं, तो ये बनेगा x माइनस 1 प्लस का आइटा y, और इसको मैं रैशनलाइज भी कर दे रहा हूं, ध्यान रखना एक ही स्टेप में कर रहा हूं। तो 2x आएगा प्लस का 2y प्लस 1 आएगा टाइम्स ऑफ आइटा आएगा, और रैशनलाइज करूंगा तो इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 1 टाइम्स ऑफ आइटा, ठीक है। और इसका रियल पार्ट देना है अपने को, और किसके बराबर दिया, 1 के बराबर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, फटाफट देख ले। तो रियल पार्ट हमको निकालना है, तो ऊपर से रियल निकाल के इक्वेट कर देते हैं। तो 2 रियल पार्ट निकालना है, 2x इंटू x माइनस 1 प्लस का 2y प्लस 1 इंटू y शुड बी इक्वल्स टू सॉरी, ये ऊपर जाएगा 2x का स्क्वायर बनाएगा प्लस का 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो आई गेट इट ओवर हियर, 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। एंड आउट, सॉरी नॉट 0, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। एक साइड पे ले लिया तो इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, 2x आएगा प्लस का 2x आ गया और 4 प्लस y प्लस का 3y आ गया प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये बेसिकली लोकस एक सर्किल आ गया, क्या आ गया, एक सर्किल आ गया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो प्लस का 1/2 इक्वल्स टू 0। तो लोकस पूछा था उसने, फाइंड द लोकस ऑफ दैट। तो लोकस ऑफ दैट इज व्हाट, लोकस ऑफ दैट इज अ सर्किल। क्या हम इसका सेंटर रेडियस बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, शानदार तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किया, क्या मैनिपुलेशन था, सिंपल सा, ध्यान रखना। 19 क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन नंबर 20, एक नंबर होता है ना 420, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगना चाहिए। 420 चालू गिरी। हम पेपर में ये चीज दिमाग लगाते कुछ कि चालू गिरी लग जाए हमारा आंसर आ जाए, बट ऐसा हर बार नहीं होता है, क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। जेड के लिए बोल रहा है वो, तो मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 है, फाइंड द रेंज ऑफ मॉड जेड, ठीक है। तो जेड को अगर मैंने x प्लस आइटा वाई मान रखा है, जेड को अगर मैंने x प्लस आइटा वाई मान रखा है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू 4। भाई ये तो सिंपल सा कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ बना लो। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। तो जब आप मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा, करेक्ट है। तो जो भी जेड होगा वो इसी लाइनों पे नाच रहा होगा, जो लाइनें मैंने बोर्ड पे बनाई दिख रही है सबको। ये 4,0 पॉइंट होगा, ये 0,4 पॉइंट होगा, एंड रेस्पेक्टिव ये दोनों भी आएंगे, ठीक है। अब बात कह रहा है वो कि जेड का डिस्टेंस बताओ, रेंज का मतलब होता है जेड का डिस्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, जेड ये हो सकता है, जेड ये हो सकता है, जेड ये हो सकता है, तो जेड क्या हो सकता है उसके बारे में हमें बात करनी, जो भी जेड इस पे बैठा होगा। तो अगर आप ध्यान से अब तक करेंगे तो सबसे ज्यादा जेड तो ये होगा, जब इस एंड पे, इस एंड पे, इस एंड पे, इस एंड पे हो। तो अगर मैं मॉड जेड की रेंज पूछ रहा था तो मॉड जेड की सबसे बड़ी वैल्यू तो 4 आएगी, करेक्ट है। और मॉड जेड की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो इस डायगोनल पे आएगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये डिस्टेंस होगा सबसे मिनिमम और ये डिस्टेंस होगा सबसे मैक्सिमम। तो ये जो मॉड जेड आया है हमारा, ये मॉड जेड हमेशा किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। और बड़ा किससे होगा बेटा, तो ये मॉड जेड बड़ा होगा इस क्वांटिटी से। ये क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी 4 है, ये 4 है, तो ये आ जाएगा आपका √8, करेक्ट है। तो जो भी आपका मॉड जेड आएगी उसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, √8 से लेकर के 4 तक, √8 से लेकर के 4 तक, क्लियर है। चलिए तो ये भी एक जेईई का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन देखिए किस तरीके से उसने वर्कआउट किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ z if argument of z - 4 upon z - 4 iota
शुड बी इक्वल टू पाई बाई 4। ये भी हम लोगों ने अभी वर्कआउट किया था, अगर आप लोग को ध्यान हो, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, तो लोकस इज अ सर्कल की आर्क आती है। कैसे आती है ये उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो z माइनस 4 आएगा, तो 4 यहां बैठेगा, 4 आएगा यहां बैठेगा, करेक्ट है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, z माइनस 4 चाहिए, तो ये 4,0 है और ये 0,4 है, करेक्ट है। तो z माइनस 4 चाहिए, z माइनस 4 चाहिए, किससे चाहिए, z माइनस 4 आयटा से चाहिए, तो ये रोटेशन चाहिए, करेक्ट है। और ये थीटा कितना है, पाई बाई 4। मेरे प्यारे बच्चों कुछ समझ में आया, z माइनस 4 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो ये चाहिए, किससे चाहिए, z माइनस 4 आयटा से, तो z माइनस 4 आयटा से चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, कितने एंगल पे चाहिए, पाई बाई 4 एंगल पे। तो ये पाई बाई 4, तो जो भी z होगा वो इस पे बैठा होगा, करेक्ट है। अब एंगल पाई बाई 4 है, तो डेफिनेटली ये मेजर आर्क होगा, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो सेंटर कहां होगा उसको इंटरप्रेट कर लेते हो, सेंटर कुछ यूं आएगा, करेक्ट है। ये एंगल पाई बाई 4 था, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर कितना आ जाएगा, 4,4। कॉमन सेंस है, फोटो नहीं लग रही है, मान लेना ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 ही आएगा, तभी 90 बनाएगा ये। तो लोकस क्या है, उससे क्या पूछा था आपसे, फाइंड द लोकस ऑफ z। तो लोकस ऑफ z इज मेजर आर्क, मेजर आर्क ऑफ सर्किल with center क्या है 4,4 and radius कितनी है इसकी 4, ठीक है, रेडियस 4। तो एक ऐसे मेजर आर्क ऑफ द सर्किल आएगा जिसका सेंटर होगा 4 और रेडियस होगी 4। कंफर्टेबल, वेरी गुड, अच्छा था क्वेश्चन था आर्टिकल वाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। If the area of the triangle formed by z iota z and z plus iota z is 8, find mod z। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक z दे रखा है, क्या दे रखा है, एक z दे रखा है, z से आयटा z बनाना है। तो z से अगर हमें आयटा z चाहिए बेटा, तो याद रखना z को पकड़ के 90 डिग्री घुमा दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। ये z है, ये आयटा z है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। z को लिया और 90 डिग्री घुमा करके आयटा z जनरेट कर दिया, और z प्लस आयटा z की वजह से जो डायगोनल कंप्लीट हुई वो ये कंप्लीट हुई, इसका नाम हो गया z प्लस आयटा z। ये 90 डिग्री समझ में आया कैसे लिया, अरे भाई थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 हो गया, लगा दो रोटेशन। जब मैग्नीट्यूड सेम था तो नया वाला कंप्रेशन मान लो मैं z2 बोल रहा हूं, तो z से z2 चाहिए, तो z2 अपॉन z इज इक्वल टू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम इनटू e की पावर आयटा पाई बाई 2 व्हिच इज इक्वल्स टू आयटा, तो आयटा z आ गया, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना है तो मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है, 8 दे रखा हो, तो तुमसे मॉडुलस z पूछा है, करेक्ट है। तो मॉड z तो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको दिख रहा है कि जितना एरिया ऊपर का होगा उतना ही एरिया नीचे का होगा, और अगर इसका मैग्नीट्यूड 8 मॉड z था तो इसका मैग्नीट्यूड भी मॉड z होगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ मॉड z का होल स्क्वायर। लो भाई यहां से मॉड z इक्वल्स टू कितना आ गया 4। ये जेई का बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट वाइज है। एरिया किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, हमने कहीं पे भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो मैंने लिख पा रखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम नेक्स्ट आर्टिकल लेने जा रहे हैं अपन डी मोविस थ्योरम। डी मोविस थ्योरम क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग डीएमटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डीएमटी, डी मोविस थ्योरम। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसके हम, डीएमटी। cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर अगर हम n की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने में बेसिकली उनके आर्गुमेंट सम हो जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ n थीटा, जब n इंटीजर होगा, और cos ऑफ n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा प्लस मोर वैल्यू जब n रैशनल होगा अदर देन द इंटीजर होगा। क्या है, क्या ये बला है या बाला है, क्या चीज है, सब आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z की पावर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z की पावर 4 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयटा शुड बी इक्वल्स टू 0। तो z की पावर 4 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयटा इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स के बारे में हमें बात करनी है। तो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करा जाता है, आइए सब समझते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को समझ लिया तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी का बेस भी तैयार हो जाता है हमारा डीएमटी के अंदर, ठीक है।
तो z की पावर 4 इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस रूट 3 आएगा, सबसे पहला स्टेप। इसको क्या कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया 2 टाइम्स सिस और हाफ आ गया पाई बाई 3, सिस पाई बाई 3, करेक्ट है। फिर इसका अगला स्टेप होता है, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू सिस ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाई 3 की पावर 1/4। अब आप सोच रहे हो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम z यहां से निकालेंगे तो पावर 1/4 बैठेगा। तो बेसिकली सिस थीटा की पावर 1/4 आएगा, सिस थीटा की पावर 1/4 आएगा। 1/4 रैशनल होगा अदर देन इंटीजर। तो हमें यहाँ पे 2k पाई मोर वैल्यूज का क्या फंडा है, ये मोर वैल्यूज के फंडे के हम यहाँ पे 2k पाई को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर बार बार मिलता जाएगा। अब हमने यहाँ पे डीएमटी अप्लाई कर दिया, तो I'll get the value z is equal to 2 की पावर 1/4 into sis of k पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12, करेक्ट है। अब हम यहाँ पे की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। अब डिफरेंट वैल्यूज रखने का मतलब नहीं कि 2020 रख दिया, एक 2005 रख दिया, एक जब पैदा हुए थे तब रख दिया, ना बाबा, सीक्वेंस में रखना है, करेक्ट है। तो अपन ने यहाँ पे k की वैल्यूज रखना शुरू किया 0, k की वैल्यू रखी 1, k की वैल्यू रखी 2 और k की वैल्यू रखी 3। तो जब मैंने k की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 रखी, 4 वैल्यूज क्यों रखी, क्योंकि हमें सिर्फ 4 ही पावर चाहिए, मतलब 4 ही रूट की बात कर रहा है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे आप की वैल्यू 4 रखोगे वापस यही वाला रूट मिल जाएगा। तो यहां से जब आपने रखा होगा तो आपके पास पहला रूट आएगा, वो रूट आएगा z 2 की पावर 1/4 और ये बन जाएगा सिस ऑफ पाई बाई 12, ठीक है। दूसरा रूट आपका आ जाएगा z2 जिसका नाम हो जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू सिस ऑफ, ठीक है, k की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12, तो 12 और ये 6 7 पाई बाई 12, ठीक है, सिस 7 पाई बाई 12। अगला आएगा k की वैल्यू जैसे आपने 2 रखेंगे तो नेक्स्ट रूट मिलेगा z3 और z3 की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1/4 इनटू सिस ऑफ k की वैल्यू कितनी रखी 2, तो पाई प्लस पाई बाई 12 13 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12। और जैसे k की वैल्यू 3 रखेंगे आपके पास चौथा रूट आएगा z4 जिसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 1/4 इनटू सिस ऑफ k इज इक्वल टू 3 रखा 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12, तो 3 चलिए 18 19 पाई बाई 12, 19 पाई बाई 12, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज हमें मिल गई z1, z2, z3 एंड z4 जो कि इस गिवन बाइक्वाड्रेटिक के 4 रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपसे बोला था कि 4 ही क्यों रखी, 5 क्यों नहीं रखी, 6 क्यों नहीं, क्योंकि जैसे आप z की वैल्यू 4 रखोगे, रख के देखो, रखो 4 रखोगे बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, चाहे कॉस हो चाहे साइन थीटा, पाई बाई 12, क्लियर। अब इसके अंदर एक और चीज होती है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए उस चीज को भी थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। नोट कर लिया था ना, ठीक। तो जब हमारे पास रूट आ गए तो हमने एक छोटी सी बात और करनी स्टार्ट करी। क्या बात करनी स्टार्ट करी, हमने बात करनी ये स्टार्ट की कि z की पावर 4 का उन्होंने नाम लिखा था 2 इंटू सिस ऑफ पाई बाई 3, ठीक है। तो मॉडुलस लगा दिया, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 आ गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। पावर 4 ले लोगे 2 की पावर 1/4 बन जाएगा। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर 0 0 रेडियस 2 की पावर 1/4, सेंटर 0 0 रेडियस 2 की पावर 1/4, जिस पे ये 4 रूट्स नाचेंगे। कौन से रूट्स नाचेंगे, ये 4 वैल्यूज नाचेंगी। एक वैल्यू z1 होगी, एक वैल्यू z2 होगी, एक वैल्यू z3 होगी और एक वैल्यू z4 होगी, करेक्ट है। और चारों मिलकर के क्या बना रहे होंगे, स्क्वायर बना रहे होंगे, करेक्ट है। चारों रूट्स होंगे z1 z2 z3 कितने एंगल के डिफरेंस पे होंगे, कितने एंगल के डिफरेंस पे होंगे, पाई बाई 12 और 7 पाई 12 के बीच का कितना डिफरेंस है, पाई बाई 2। तो सबके बीच में एंगल डिफरेंस कितना है, 90, फिर 90, फिर 19, फिर 90। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होंगे। क्या होंगे, कॉन्जुगेट भी होंगे। तो छोटी सी चीजें ध्यान रखना है अपने को, क्या मतलब होता है, चारों रूट एक सर्कल पे नाच रहे होते हैं, आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हमने डीएमटी पे कवर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या आर्टिकल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता है, हमसे किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आइए उससे समझते हैं। z क्यूब इज इक्वल टू 1, ये 3 रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा e की पावर आइटा 2 पाई बाई 3 -1 प्लस आइटा √3/2
ओमेगा स्क्वायर e की पावर आइटा 4π/3 -1 माइनस आइटा √3/2। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा है और ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर रूट तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है z-1 और एक होता है 1 + z स्क्वायर, उसको भी ओमेगा सेटिस्फाई करेगा तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 आ जाएगा। ये दोनों रिजल्ट्स हैं, बहुत ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर अगर 0 तो यहाँ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक दे रहा हूँ 1 + x स्क्वायर, तो उसके रूट्स बताइए। ऑब्वियस सी बात है, मैंने रूट्स आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और x को -x से रिप्लेस कर दूंगा तो रूट्स आ जाएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी को अगर मैं जनरलाइज से बोलता हूँ 1 + ओमेगा की पावर r + ओमेगा की पावर 2r = 0 है। देखते रहिएगा आप, बात मेरी सुनिए, देखिए बोर्ड पे 1 + ओमेगा की पावर r + ओमेगा की पावर 2r अगर 0 है की वैल्यू क्या आ सकती है, तो अगर आप 3i का मल्टीपल नहीं है तो हमेशा 0 आएगी, और अगर आप 3i का मल्टीपल होगा तो हमेशा 3 वैल्यू देगा। ये तीनों रूट्स मिलकर के, ये जो तीनों फैक्टर्स आए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों मिलकर के अगर मैं कॉम्प्लेक्स पेन में इसको ड्रॉ करता हूं तो 1 ये आएगा, फिर 2π/3 घुमा दोगे तो ओमेगा आ जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये तीनों एक सर्कल पे भी नाचते हैं। अगर आप मॉडल से बात करेंगे तो तीनों एक सर्कल पे बैठे होंगे, सर्कल का सेंटर होगा 0 0 रेडियस 1 आएगी, वो यहाँ से आ जाएगा। मॉड ले लो दोनों साइड तो मॉड z = 1 आ जाएगा। पांचवा पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मुझे ओमेगा z चाहिए, तो हम इसको 2π/3 घुमा देते हैं। तो z को जैसे हम 2π/3 घुमाएंगे तो z से ओमेगा z मिल जाएगा बाई रोटेशन 2π/3, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है a³ - b³ के फैक्टर्स आपको पता होंगे, a - b और a² + ab + b²। a² + ab + b² से हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं, तो दो फैक्टर आ गए, a - b ओमेगा, a - b ओमेगा स्क्वायर, सेम a³ + b³ से a³ + b³ + c³ - 3abc के फॉर्मूले आपको याद होंगे दो, वो मैं लिख दे रहा हूं। एक तो है समेशन ऑफ a स्क्वायर - समेशन ऑफ ab, समेशन ऑफ a हाफ टाइम्स समेशन ऑफ a - b का होल स्क्वायर, और इसी को जब मैं कॉम्प्लेक्स में फ्रेम करता हूं तो ये बन जाता है समेशन ऑफ a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर एंड a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। क्लियर है? तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एप्लीकेशन पार्ट में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Let z0 is the root of the quadratic x square plus x plus 1 equals to 0. If z is equals to 3 plus 6 iota z0 की पावर 81 minus 3 iota z0 की पावर 93, find argument of z. हमें argument of z बताना है जब हमारे पास अब जो दिख रहा है उसके करस्पॉन्डिंग चुपचाप दिमाग लगाना ही नहीं है। 1 + x स्क्वायर, जी मेरे से क्वेश्चन है, ध्यान देना, लेवल देखते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो z0 is the root of the equation x square plus x plus 1 equals to 0, यानी कि डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर रहे हैं। जो z0 होगा वो कुछ नहीं है, क्या है, ओमेगा, क्योंकि ये 1 + x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आपने ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिया, अरे जरूरत ही नहीं है बेटा, दोनों से सेम ही आंसर आता है। चलिए अब उसमें z के बारे में बात करें तो z के बारे में बात कर लिए, तो z है 3 + 6 आइटा ओमेगा की पावर 81 माइनस 3 आइटा इंटू ओमेगा की पावर 93। तो मेरे प्यारे बच्चों z = 3 + 6 आइटा ओमेगा की पावर 81 ओमेगा क्यूब 1, करेक्ट है, तो ये तो 1 बन गया, माइनस 3 आइटा ओमेगा की पावर 93 ओमेगा क्यूब 1, ये भी 1 बन गया, यानी z = आ गया 3 - 3 आइटा, क्या आ गया, सॉरी 3 + 3 आइटा। 3 + 3 आइटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 3,3, कितने एंगल पे, π/4 पे। क्या पूछा था, आर्गुमेंट। आपको समझ में आया? जब भी आर्गुमेंट की बात करें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना, आर्गुमेंट की बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना, तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z निकल के आया, आर्गुमेंट ऑफ z निकल के आया π/4। क्लियर है? ये मेंस का तो डेफिनेटली ऑप्शन दिए होंगे, मैंने ऑप्शन आपको नहीं दे रखे। चलिए तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। आइए क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, अल्फा इज इक्वल टू -1 + आइटा √3/2। लो भाई, -1 + आइटा √3/2 दिखा, हाँ क्या है, ओमेगा लिखा हुआ है। तो बेसिकली 25 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है आपको, 25 नंबर क्वेश्चन में सीधे दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो अल्फा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेसिकली ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा को। अब उसने आपसे
ए के बारे में बात करवाई है, बी के बारे में बात करवाई है, तो आइए ए और बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी देख लेते हैं पहले, सिंपल लग रहा है इससे 1 आएगा प्लस ओमेगा की पावर 3 आएगा प्लस ओमेगा की पावर 6 आएगा टिल ओमेगा की पावर 300 आएगा। ओके, तो 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 6 ओमेगा तो सब 1 ही लिखा हुआ है। अरे तो बी तो बहुत आसान हो गया, कितना हो गया 101 भाई। 101 टर्म्स टोटल बैठे हुए हैं तो 101 वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू 1 है। चलिए इस पे चलते हैं। ए क्या है 1 प्लस अल्फा, तो बाहर ऑलरेडी बैठा तो उसको 1 प्लस ओमेगा बैठा दो, अंदर बैठा है अल्फा की पावर 2k। ओके, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 4 डैश डैश टिल ओमेगा की पावर 200। अब देखने को तो मैं आपको समझा सकता था कैसे आएगा, बट ठीक है चलो मैनिपुलेट ही कर लेते हैं। आइए, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली 1 प्लस ओमेगा और ये जीपी का सम है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 101 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक फैक्टर तो कट ही है, तो ये आ गया तुम्हारे पास ओमेगा की पावर 202, ओमेगा की पावर 202 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा। चेक कर लेना मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही कहीं पे भी, ठीक है। ओके, तो 1 माइनस ओमेगा की पावर 202 का मतलब बचेगा 201, तो यहाँ बचेगा ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो कट गया, अल्टीमेटली कितना आ गया 1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ए कितना आया 1, बी कितना आया 101। क्वाड्रेटिक बनानी थी, इसके रूट्स क्या हो ए और बी, क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 102 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 101 इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है nth रूट ऑफ यूनिटी। हम बात करने जा रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी की। nth रूट ऑफ यूनिटी जैसे क्यू रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ा था अपन ने, उसी तरीके से nth रूट ऑफ यूनिटी होता है z की पावर n इज इक्वल टू, अगर 1 दे रखा है, इस सारे के सारे मॉड दैट इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहे होंगे, सिर्फ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, n से डिवाइड करके डीएमटी का एप्लीकेशन, k की वैल्यू रखता चला गया 0 1 2 ऑनवर्ड, तो हमें रूट्स मिलते हैं 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n-1, ठीक है। 1 तो 1 रहेगा पहला रूट, दूसरा रूट आ जाएगी e पावर i 2 पाई बाय n 4 पाई बाय n 6 पाई बाय n, लास्ट वाला आ जाएगा -2 पाई बाय n -4 पाई बाय n सो ऑन। तो ये बेसिकली सारे रूट्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं। ये सब वर्टिसेस पे लाई कर रहे होंगे, एक सर्कल पे बैठे होंगे और सब मिल करके क्या बना रहे होंगे, एक रेगुलर पॉलीगन बना रहे होंगे, ठीक है। n पे डिपेंडेंसी आती है, z की पावर n क्या है, तो जितने भी रूट होंगे उसमें आधे ऊपर आधे नीचे, इस तरीके से ये इक्वली डिवाइड होते हैं चारों क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। जिस भी तरीके से डिवाइड होंगे, डिवाइड इक्वली होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब रूट्स क्या आ गए, अल्फा 1 अल्फा 2 उसका कॉन्जुगेट हो गया, तो अल्फा n-1 को मैंने अल्फा 1 बाहर लिख दिया, अल्फा n-2 को मैंने अल्फा 2 बाहर लिख दिया एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे रूट्स एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में कनेक्टेड होते हैं। सारे के सारे रूट्स आपको जीपी में दिख ही रहे हैं, ऑल द रूट्स आर इन जीपी विद द कॉमन रेशियो की पावर i 2 पाई बाय n, ठीक है। रूट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जो कि आपको दिख रहा है कि अगर मैं इन सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करूंगा, लेट अस अज्यूम आई विल ज्वाइन इट, तो अगर मैं इनको ज्वाइन करता तो ये जो मिलकर के बन रहा होता, ये ऐसे 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 एंड सो ऑन, तो ये सब मिलकर के क्या बना रहे होते, कोई रेगुलर पॉलीगन बना रहे होते इस टाइप से, ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर अगर मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं 1 प्लस अल्फा प्लस के पावर r प्लस अल्फा 2 की पावर अल्फा n-1 की पावर r, तो इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी, n आएगी, या तो 0 आएगी, डिपेंड करता है r इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है कि नहीं है उस कंडीशन पे। फिर अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस क्यूबिक को देख रहा हूँ, n की वैल्यूज पे देख रहा हूँ, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वो 0 आएगा। 0 आने की वजह से जब मैं इन सब का सम करूंगा तो 0 होगा, तो जो ये रिमेनिंग बच्चे हैं यहाँ से यहाँ तक के, इनके सम की बात करूंगा तो वो -1 आ जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर में चलेंगे। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करेंगे तो वो n पे डिपेंड करेगा, n अगर ऑड होगा तो 1 देगा, n अगर इवन होगा तो -1 देगा। सिंपल से थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये एप्लीकेशन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है nth रूट ऑफ यूनिटी में z की पावर n-1 की अगर मैं फैक्टर लिखता तो आपको पता है n फैक्टर होते हैं, इसमें एक फैक्टर होता है z-1, दूसरा होता है z-अल्फा 1, तीसरा होता है z-अल्फा 2, नेक्स्ट होता है z-अल्फा n-1। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं इसको z-1 से डिवाइड करता हूं तो एक जीपी के सम का फॉर्मूला नॉर्मल सा होता है, वहां से ये रिजल्ट आता है 1 प्लस z का z स्क्वायर z की पावर n-1 व्हिच इज इक्वल्स टू z-अल्फा 1, z-अल्फा 2, z-अल्फा n-1। मैनिपुलेट करेंगे तो 1 प्लस z स्क्वायर z की पावर n-1 z स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अल्फा 1 और अल्फा n-1 ये आपस में कॉन्जुगेट थे, दोनों को क्लब कर दिया मैंने,
ठीक है, ऐसे दो पेयर क्लब करते चला जाऊंगा। एन अगर इवन होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्लबिंग होगी, सॉरी एन अगर ऑड होगा तो 1 को छोड़ने के बाद इवन नंबर ऑफ क्लबिंग बचेगी, और एन अगर इवन होगा तो एक साथ फैक्टर और बैठा होगा z+1 का। थोड़ा सा हेवी आर्टिकल है, चाहे तो आप समझे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा इसमें, ठीक है। फिर इसको मैंने ओपन किया तो α1 + α1 बार 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ऐसे 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो एक ही रिजल्ट आ गया। ये दो रिजल्ट्स है, ये दो रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मैनिपुलेट करना आना चाहिए अच्छे से, एक बार प्रॉपर्ली देख लें, नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। मेंस में एरिथमेटिक क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड सम λ1 से 12 sin 2 λ π/13 - i cos 2 λ π/13, ठीक है। पहली चीज तो पेपर में आयटा वगैरह अगर लिखा है तो कॉम्प्लेक्स दिखता है, कई बार होता है इसका सम पूछ लेता है, इसका सम पूछ लेता है, तो क्वेश्चन को कैसे कराया जाता है वो ध्यान रखना। हमेशा नीचे वाले नंबर को घूरना, ये 13 बैठा हुआ, लेकिन ये 13 तब जब ऊपर 2 λ π बैठा हो। अगर ऊपर λ π बैठा होता और नीचे 13 बैठा होता तो मैं इसको लिखता 2 λ π/26, क्लियर, ठीक। दूसरी चीज, हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सिर्फ फॉर्म में सुंदर रखता है, तो सिर्फ फॉर्म में सुंदर बनाने के लिए मैं इस f में से, मान लो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको f लिख दे रहा हूं, इसमें से मैंने एक आयटा माइनस का बाहर निकाल दिया, तो मैंने माइनस का आयटा बाहर निकाल दिया तो λ1 से 12, और ये बन जाएगा आपका सिर्फ ऑफ 2 λ π/13। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल शानदार बात, ठीक है। 13 नीचे दिख रहा है, ऊपर 2 λ π दिख रहा है, मतलब यहां से हमें क्लिक करेगा z की पावर 13 = 1 के बारे में। क्या दिख रहा है, z की पावर 13 = 1, यहां से हमें दिख रहा है z की पावर 13 = 1। अगर z की पावर 13 = 1 दे रखा है, हमें उससे इंटरप्रेट करना है, तो हम उससे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आइए वो समझते हैं। तो z की पावर 13 = 1 से हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये 13th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, तो इसके 13 रूट होंगे। 13 रूट कौन कौन से होंगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहला रूट होगा 1, दूसरा होगा 6, 2 π/13, दूसरा रूट क्या होगा 6, 4 π/13 एंड सो ऑन, लास्ट वाला क्या होगा 6, 24 π/13। कैलकुलेट कर लेंगे सारे। तो जो आपसे पूछा गया ना बेटा, वो उसका सम पूछा गया है। वी नो, यू नो, आई डोंट नो कि सम ऑफ द रूट तो 1 प्लस सिग्मा अल्फा आई क्या होता है 0, तो सिग्मा अल्फा आई किसके बराबर होगा -1 के। तो जो आपसे सम पूछा गया उसका नाम आ गया माइनस आयटा इंटू -1, यानी अल्टीमेटली जो इसकी वैल्यू आ गई कितनी आ गई, आयटा। क्लियर। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी चीजों को कवर किया है। आप होपफुली आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के बाद जे मेंस लेवल की ही तैयारी करना है, क्योंकि हमने मेंस का ही क्रैश कोर्स पे वर्कआउट किया। अदरवाइज जब हम एडवांस में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छी चीजें हैं, और बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नंबर से घबराना नहीं है। बहुत अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।